चलिए विस्तार से खबरों को लेते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी हर सियासी मोर्चे को दुरुस्त करने में जुट गई है। मोदी मंत्रिमंडल से लेकर टीम नड्डा तक में बदलाव का शोर इसी कवायद की कड़ी है। पार्टी के केंद्रीय संगठन में बदलाव को लेकर जिन नामों की चर्चा है उसमें से कई यूपी के ही हैं और जिन्हें संगठनात्मक तौर पर लंबा अनुभव भी है। इन चेहरों में योगी सरकार के एक मंत्री और कई पूर्व मंत्री भी शामिल हैं। टीम नड्डा के संभावित चेहरों की अगर बात की जाए तो यूपी के सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का नाम है। वहीं यूपी के पूर्व सीएम दिनेश शर्मा बीजेपी नड्डा की टीम का हिस्सा हो सकते हैं। साथ ही यूपी के पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह का भी नाम शामिल है और इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा को भी नड्डा की टीम में तरजीह मिल सकती है। और सिद्धार्थनाथ सिंह भी पार्टी के केंद्रीय संगठन में शामिल हो सकते हैं। मिशन 24 से पहले सियासी मोर्चे को दुरुस्त किया जा रहा है, संगठन में बदलाव किया जा रहा है और उन चेहरों को टीम में शामिल किया जा रहा है जिससे उस लक्ष्य को साधा जा सके, जिससे हैट्रिक वाली सरकार बनाई जा सके। मोदी मंत्रिमंडल से लेकर टीम नड्डा तक में बदलाव उस चुनाव के लिए है जिसमें बीजेपी किसी भी राज्य में रिस्क नहीं लेना चाहती और इसी को लेकर केंद्रीय संगठन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसमें यूपी के कई बड़े चेहरे शामिल होंगे जिन्हें संगठन का लंबा अनुभव रहा है और इन चेहरों में योगी सरकार के एक मंत्री और कई पूर्व मंत्री भी शामिल हैं। टीम नड्डा के संभावित चेहरे स्वतंत्र देव सिंह सिंचाई मंत्री, दिनेश शर्मा पूर्व डिप्टी सीएम, डॉक्टर महेंद्र सिंह पूर्व मंत्री, श्रीकांत शर्मा पूर्व मंत्री, सिद्धार्थनाथ सिंह पूर्व मंत्री। ये वो चेहरे हैं जिन्हें बीजेपी के केंद्रीय संगठन में जगह मिल सकती है। इसके अलावा यूपी से कुछ और नेताओं को चुनावी राज्यों में लगाया जाना है। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी अब संगठन को दुरुस्त करने में जुटी हुई है। अगर बात करें नड्डा की नई टीम की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपनी नई टीम का गठन कर रहे हैं और उसमें जो चर्चा है वो उत्तर प्रदेश के कई चेहरे नड्डा की नई टीम में शामिल हो सकते हैं। उसमें अगर हम बात करें डॉक्टर दिनेश शर्मा की, वो भी शामिल हो सकते हैं, श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह, अश्विनी त्यागी, ऐसे तमाम चेहरे हैं जो जेपी नड्डा की नई टीम में यानी कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय टीम में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी के उत्तरी जोन में शामिल यूपी समेत अन्य राज्यों की महत्वपूर्ण बैठक कल दिल्ली में होने जा रही है और इस बैठक में चुनावी रणनीति के साथ ही आगामी अभियानों, योजनाओं और संभावनाओं पर मंथन होना है। माना जा रहा है कि बैठक के बाद कई बदलाव संभव है, साथ ही प्रदेश को नया संगठन प्रभारी भी मिलना है। यूपी बीजेपी प्रभारी की रेस में सीआर पाटिल, अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान के नामों को लेकर भी चर्चाएं, लेकिन इस बीच नितिन पटेल के भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। ऐसे में केंद्रीय संगठन में बदलाव के साथ भी यूपी बीजेपी के प्रभारी को भी बदला जा सकता है, तो दूसरी तरफ यूपी के उन चेहरों को टीम नड्डा में शामिल किया जा सकता है जिनके पास संगठन का लंबा अनुभव है, जिससे 24 के रण में यूपी से दिल्ली की चढ़ाई की जा सके। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। और इसी बीच इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की है मीटिंग। पीएम आवास पर ही बैठक चल रही है। सरकार में जल्दी ही बड़ा बदलाव संभव है, सूत्र ऐसा बता रहे हैं और संगठन में भी हो सकता है परिवर्तन। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, क्योंकि शाम 6:30 बजे से ही ये महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है और देखना महत्वपूर्ण होगा कि किसको शामिल किया जाता है और किसका नाम हट सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली में, क्योंकि महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की अहम बैठक पीएम आवास पर ही मीटिंग चल रही है। जल्दी ही सरकार में, संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं, बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, सूत्र ऐसा बता रहे हैं। शिवम हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शिवम, मीटिंग को लेकर क्या अपडेट? बताया जा रहा है कि 6 बजे से मीटिंग चल रही है, क्या जानकारी आपके पास?
अब बिल्कुल देखिए 3 घंटे का वक्त बीत चुका है। प्रधानमंत्री के साथ न सिर्फ गृह मंत्री बल्कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी मुलाकात चल रही है। आने वाले समय में बीजेपी बड़े परिवर्तन करने को तैयार है। बीते हफ्ते हमने देखा था किस तरीके से 4 प्रदेश के जो अध्यक्ष बदले, न सिर्फ नए नए चेहरों को तरजीह दी गई बल्कि जिन्होंने कैबिनेट में लंबे समय तक काम किया है उनके संगठनात्मक जो उसका रोल है, उपक्रम है, उसको इस्तेमाल किया जाना है। अगर हम बात करें इस बैठक की तो न सिर्फ मोदी मंत्रिमंडल में कैबिनेट का विस्तार होना है बल्कि कई राज्यों के प्रभारी अध्यक्ष बदले जाने हैं। उनके साथ साथ मोर्चों को भी नए अध्यक्ष प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसको लेकर लगातार बैठक हो रही थी। बीते दिन की बात करें तो जेपी नड्डा ने स्वयं मोदी सरकार के कई कैबिनेट मंत्रियों से, जिनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, एसपी सिंह बघेल, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये तमाम, निर्मला सीतारमण, ये तमाम मंत्री थे जिन्होंने बीजेपी हेडक्वार्टर में जेपी नड्डा से बैठक की थी। अब गृह मंत्री अमित शाह से भी तमाम नेता मिल चुके हैं। तो आज की जो बैठक है प्रधानमंत्री के साथ वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है और माना यह भी जा रहा है कि आने वाले समय में मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा, जिसमें जिन राज्यों में आने वाले समय में चुनाव है, 4 राज्यों में वहां के नेताओं को महत्वपूर्ण पद दिए जाएंगे। उसके साथ साथ 2024 को लेकर बीजेपी मिशन मोड में लगी हुई है। कहीं पर भी कोई विकल्प है, कहां पर कैसे किस सीट को जीतना है, उसका चक्र 2024 के चुनावों को लेकर ही बड़ी तब्दीलियां हो सकती है। शिवम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 2024 से पहले संगठन में बदलाव तो शुरू हो चुका है। सरकार में भी बदलाव की तस्वीर आज लगभग साफ हो जाएगी। आने वाले दिनों में आज की मीटिंग का असर दिखेगा। इधर उत्तर प्रदेश में 3 सांसदों वाली पार्टी अब पीडीए के पोस्टर से 24 के रण में दम दिखा रही है। समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें अब की बार पीडीए सरकार लिखा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए अपने सहयोगियों के साथ 24 के मैदान में है। यानी 24 की लड़ाई अब एनडीए बनाम पीडीए पर आ गई है, लेकिन किसका पलड़ा भारी है ये समझना जरूरी है। यूपी में एनडीए की रणनीति सहयोगियों को ओबीसी वोट बैंक की जिम्मेदारी देना है, तो वहीं पीडीए की चुनौती ये है कि जयंत और अखिलेश में दरार की स्थिति बनी हुई है। जहां सवर्ण वोट पर बीजेपी की जबरदस्त पकड़ है तो दूसरी तरफ शिवपाल यादव को लेकर दावे और वायदे भी किए जा रहे हैं। बीजेपी के पास हर वर्ग, हर समुदाय को साधने की प्लानिंग तैयार है। तो राजभर भी बीजेपी का खुलकर समर्थन करने लग गए हैं, यानी कि एनडीए बनाम पीडीए की लड़ाई में एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी बनाम विपक्ष की लड़ाई में अब पीडीए से चढ़ाई की तैयारी है। पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को रखा गया है, लेकिन जनरल का जिक्र नहीं है। यानी मोदी योगी के खिलाफ विपक्षी एकता को हवा देने के लिए अब पिछड़ा, दलित और मुस्लिम वोट के सहारे समाजवादी पार्टी मैदान में है और लखनऊ में पोस्टर वार भी शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी ने अपने ऑफिस के बाहर एक पोस्टर लगाया और लिखा, अब की बार पीडीए सरकार। यानी मोदी से लड़ाई में अब जाति धर्म के नाम विपक्ष लाभबंद हो रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव जिस तरह से नजदीक आ रहा है, सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से अपनी सियासी बिसात बनाती हुई नजर आ रही हैं। राजधानी लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने में मौजूद हूं और समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने एक बहुत बड़ी सी होर्डिंग लगाई, यानी एक इंसान जितना लंबा चौड़ा होता है उससे कई ज्यादा गुना बड़ी लगाई गई है। अब इस होर्डिंग की खासियत देखिए, इस बार पीडीए सरकार यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम। कैमरे को थोड़ा ऊपर जब पैन करेंगे तो समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि दलित चिंतक हैं, राम मनोहर लोहिया ओबीसी, मुलायम सिंह यादव पार्टी के संस्थापक ओबीसी, एपीजे अब्दुल कलाम देश के पूर्व राष्ट्रपिता जो कि सामान्य ब्राह्मण परिवार से आते हैं। एक तरफ बीजेपी सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर चुनावी मैदान में है। 24 के रण में बीजेपी की नजर हर वर्ग पर है और इसी समीकरण को साधने के लिए अब डोर टू डोर दस्तक दी जा रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी खास धर्म, खास वर्ग और खास जाति के नाम पर चुनावी मैदान में दम दिखा रही है, जिस पर अब बीजेपी हमलावर है। समाजवादी पार्टी वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके नाम तय करती है, धरातल पर उनका कोई योगदान नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया है। गुंडई, अराजकता, दंगों, मारपीट, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में, प्लाट मकान दुकान कब्जा करना समाजवादी पार्टी का पुराना सगल रहा है। प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर दिन प्रतिदिन भरोसा बढ़ाया है और लगातार आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद अपना दे रही है। पिछड़ा, दलित या अल्पसंख्यक एक केवल वोट बैंक बनाना, उसको वोट अर्जित करना, लेकिन इन्होंने कब पिछड़ों की चिंता की है,
कब अल्पसंख्यकों की चिंता की है, कब दलितों की चिंता की है, किसी को इनको चिंता करने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास। 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की नजर मंडल से लेकर बूथ स्तर तक है। पुराने सहयोगियों का साथ मिल रहा है। हर वर्ग, हर समुदाय को साधने का प्लान है। जन कल्याण योजनाओं का मुद्दा उठाया जा रहा है, जिससे एनडीए के योद्धा पीडीए का तोड़ निकाल सके और समाजवादी पार्टी को उसी के चक्रव्यूह में घेरा जा सके। इसके लिए उत्तर प्रदेश में हर संभव कोशिशें हो रही हैं। तरीके से पोस्टर लगाया गया है। स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी की सोच थी कि सिर्फ पीडीए को लेकर नहीं चलने की, ए टू जेड समाज को लेकर चलने की, और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ए टू जेड समाज को जोड़ने में विश्वास करती है। इससे अब साफ प्रतीत हो रहा है कि समाजवादी पार्टी जो नारा दे रही है, इनको भी ये पीडीए मिलकर के सरकार दिए थे। दरअसल बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने के प्लान से आगे बढ़ रही है और इसी बात की चिंता विपक्ष को सता रही है। तभी तो अखिलेश यादव कांग्रेस से भी हाथ मिलाने से नहीं चूक रहे और बिना किसी पीएम फेस के सब एकजुट हो रहे हैं। लेकिन फूट और टूट से विपक्षी गुट में हलचल मच गई है, जिसकी धमक अब उत्तर प्रदेश में भी सुनाई देने लगी है, क्योंकि जयंत और अखिलेश में दरार की स्थिति, शिवपाल यादव को लेकर दावे और वादे, राजभर का बीजेपी को खुलकर समर्थन और मायावती का अकेले चुनाव लड़ना अखिलेश के उस पीडीए को संदेश है जिसके साथ वो केंद्र में सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। क्योंकि यूपी में अखिलेश खुद को मजबूत तो नहीं कर पाए, लेकिन 3 सांसदों की पार्टी अब मोदी विरोध में पोस्टर से एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रही है, जिसे बीजेपी पहले ही धता बता चुकी है। खैर, एक बार फिर जब बेंगलुरु में तमाम विपक्षी दल मीटिंग के लिए एकजुट होंगे तो जनरल विरोधी पीडीए की तस्वीर क्या होगी, इस पर सस्पेंस बाकी है। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से अलाउद्दीन की रिपोर्ट। पीएम मोदी का पूर्वांचल दौरा 24 के लिहाज से बेहद खास है, क्योंकि गोरखपुर और वाराणसी को प्रधानमंत्री करोड़ों की सौगात देने वाले हैं और चुनावी जनसभा को भी संबोधित वो करेंगे, जिसे 24 का चुनावी शंखनाद भी माना जा रहा है। कल पीएम मोदी वाराणसी को लगभग 12,148 करोड़ की बड़ी सौगात देंगे। इनमें 29 परियोजनाएं शामिल हैं। 1300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और तकरीबन 10,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही मणिकर्णिका घाट का कायाकल्प भी किया जाएगा। और इतना ही नहीं, पीएम मोदी अपने इसी दौरे में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, 3 रेलवे ओवरब्रिज भी काशी वासियों को सौंपने वाले हैं, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। एक रिपोर्ट के जरिए प्रधानमंत्री के इस दौरे की सभी जानकारियां आपके सामने। दो 2014 और 2019 में जिस सीट से चुनाव लड़कर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, एक बार फिर उसी काशी से 2024 का चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। गंगापुत्र एक बार फिर वाराणसी से चुनावी अभियान का आगाज करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2024 में अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश में हैं और इसके लिए हर वो जोर आजमाइश की जा रही है जिससे चुनावी मैदान में फतह एक तरफा हो। और यही वजह है कि एक बार फिर सियासी बिगुल वाराणसी से फूंका जा रहा है, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। हालांकि पीएम मोदी अपने इस दौरे पर गोरखपुर के साथ ही वाराणसी को भी करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। पूर्वांचल को 12,000 करोड़ की सौगात देंगे। 29 परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास करेंगे। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का लोकार्पण होगा। वाराणसी जौनपुर 4 लेन का लोकार्पण करेंगे। मणिकर्णिका घाट का सौंदर्यीकरण, हरिश्चंद्र घाट पर भी निर्माण होगा। पीएम मोदी के दौरे से पहले वाराणसी और गोरखपुर में तैयारियों की लगभग पूरी तैयारी कर ली गई है। घाटों को सजाया जा रहा है। सीएम योगी खुद तैयारियों पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि वाराणसी के साथ ही पीएम मोदी गोरखपुर के लिए सौगातों का पिटारा खोलने वाले हैं। 3 वंदे भारत ट्रेनों को रवाना करेंगे। रेलवे स्टेशन नव निर्माण की आधारशिला रखेंगे। गीता प्रेस के कार्यक्रम में जाएंगे। पीएम मोदी करीब 2.5 घंटे गोरखपुर में रहेंगे। शुक्रवार को पीएम मोदी गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की नींव रखेंगे। इस स्टेशन को
रीडेवलप कर उसे वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाएगा, जिसका मॉडल सामने आया है। 498 करोड़ की लागत से तैयार होने के बाद इस स्टेशन का नजारा देखते ही बनता है। गोरखपुर को उन्होंने अनगिनत सौगातें दी हैं। 8000 करोड़ का फर्टिलाइजर दिया है, उन्होंने एम्स दिया है, प्रधानमंत्री के ग्रामीण सड़कें दी हैं, 5 लाख आयुष्मान योजना में 14 करोड़ रुपया हमको दिया इलाज के लिए कि मैं एक सांसद के रूप में हमारे पत्र पर उन्होंने उनका आशीर्वाद कि उन्होंने वंदे भारत दिया। रेल मंत्रालय को धन्यवाद कि वो एक सांसद का लिखा हुआ पत्र और उसको उन्होंने इसको इतना तवज्जो दिया और इतनी बड़ी सौगात दी है। इस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेलवे स्टेशन बनाएं, जहाँ पे 5 स्टार सारी होटल से लेके मॉल सारी उपलब्धियां रहेंगी। एक हाईटेक बिल्डिंग बनेगी, एशिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। मतलब साफ है, चाहे गोरखपुर हो या फिर काशी, यहाँ के वासियों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं, सौगात और हर वो सुविधाएं आज मिल रही हैं, जिससे दुनिया में इन शहरों की नई पहचान बन गई है। इतना ही नहीं, सियासी लिहाज से काशी उस समय से सत्ता के केंद्र में आ गई जब पीएम मोदी ने 2014 में यहाँ से अपना नामांकन दाखिल किया और एक बार नहीं बल्कि विकास के दम पर वो 2 बार वाराणसी के सांसद बने और इस सफर में सीएम योगी का भी पूरा साथ मिला। ऐसे में 24 के चुनाव से पहले पीएम मोदी का गोरखपुर और काशी दौरा कई मायनों में खास होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और युवाओं के लिए अच्छी खबर कि यूपी पुलिस में कांस्टेबल और सब कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 62,000 पुलिस भर्ती को लेकर एक बड़ी बात कही है। यूपी पुलिस नई भर्ती के लिए नियुक्ति पत्र देने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने आने वाली भर्तियों को लेकर ये जानकारी दी। सीएम योगी ने बताया कि इस साल यूपी पुलिस में 62,424 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इस वैकेंसी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन 15 जुलाई तक जारी हो सकता है। आपको ये भी जानकारी दे देते हैं हम कि किन किन पदों पर कितनी वैकेंसी है। यूपी पुलिस में कांस्टेबल के लिए 52,699 पदों पर बहाली होगी। यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए 2,469 पदों पर वैकेंसी आने वाली है। वहीं रेडियो ऑपरेटर के लिए 2,430 पद हैं। लिपिक संवर्ग के लिए 545 पद हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 872 पदों पर बहाली होगी। कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए 55 पद हैं और जेल वार्डर के लिए 2,833 पदों पर वैकेंसी आने वाली है। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे यूपी में रोजगार क्रांति के लिए सीएम योगी प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश में युवाओं के रोजगार की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को निवेश के लायक बनाने की चुनौती हो, $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हो या फिर जनता के प्रति समर्पण का भाव हो, हर मुद्दे पर सरकार ने प्रभावशाली काम किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ योजनाओं का शिलान्यास किया बल्कि लोकार्पण और समय समय पर योजनाओं के विकास की समीक्षा भी की, जिससे कोई योजना सरकारी फाइलों में दबकर न रह जाए और पूरी पारदर्शिता के साथ लोगों को उसका लाभ मिले। और वक्त वक्त पर युवाओं को रोजगार भी इसी का परिणाम है। – 2017 से पहले यूपी बीमारू राज्यों की श्रेणी में आता था, लेकिन योगी सरकार 2.0 में जो कहा वो करके दिखाया के मुद्दे पर बीजेपी ने तेजी से काम किया। चाहे रोजगार की बात हो या फिर पलायन की समस्या, हर क्षेत्र में बेहतर काम हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली। आज उत्तर प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी एक नई भूमिका के साथ सामने आया है। अब लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश ने कर लिया तो इसका मतलब अन्य राज्यों को भी अब इसी तर्ज पर आगे बढ़ना चाहिए। और जिसने उत्तर प्रदेश के इस परसेप्शन को बदलने में सर्वाधिक भूमिका का निर्वहन किया, उनमें से एक क्षेत्र है, वह है उत्तर प्रदेश पुलिस बल की। सीएम योगी का मिशन रोजगार जारी है। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में यूपी पुलिस में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान 217 उप निरीक्षक, 344 सहायक उप निरीक्षक को प्रमाण पत्र दिया गया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि यूपी में बदलाव साफ नजर आ रहा है।
यूपी में सभी भर्तियां ईमानदारी से हो रही हैं। उन्होंने यूपी के बेहतर कानून व्यवस्था की भी चर्चा की। 62,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में संचालित है और ये उसी प्रकार से है, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी स्वच्छतापूर्ण तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए पूरी प्रक्रिया संपादित हो रही है। मुझे याद है जब 2017 में मेरे पास सत्ता आई थी, उस समय पुलिस की भर्ती कुछ को हाई कोर्ट से, कुछ को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखा था और 2017 में मेरे सामने चैलेंज था, पुलिस भर्ती करनी है, कैसे होगा। सीएम योगी का मकसद है प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए और युवाओं को रोजगार मिले, जिससे पलायन जैसी समस्या से आसानी से निपटा जा सके। और मुख्यमंत्री इसी दिशा में नियुक्ति पत्र बांटकर युवाओं का हौसला बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जिसका ड्राफ्ट 15 जुलाई तक धामी सरकार को सौंपा जा सकता है, लेकिन उससे पहले न्यूज़ 18 के पास ड्राफ्ट की कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां हैं जिसे हम आपसे साझा कर रहे हैं। उत्तराखंड के यूसीसी ड्राफ्ट में क्या कुछ लिखा है वो भी आपको बता देते हैं। लिव इन रिलेशनशिप पर कोई रोक टोक नहीं होगा, लेकिन लिव इन के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म जरूर भरना होगा। लिव इन में अगर संतान होती है तो उसे नाजायज नहीं माना जाएगा और बच्चे को पूरा अधिकार दिया जाएगा। इसके साथ ही माइनर और मैरिड लिव इन में किसी भी हाल में नहीं रह सकते हैं, इसे अपराध माना जाएगा। साथ ही तलाक लेने की प्रक्रिया को भी सरल कर दिया गया है और गोद लेने की प्रक्रिया में भी अलग प्रावधान होंगे। इससे पहले जब सुझाव मांगे गए थे लोगों से, तो लोगों ने सबसे ऊपर ये बात कही थी कि गोद लेने की प्रक्रिया आसान बनाई जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भोपाल में मंदिर में ड्रेस कोड का विरोध हुआ है। कथावाचक संदीप मिश्रा का विरोध आपको सुनवाएंगे भी क्या कुछ उन्होंने कहा, लेकिन आपको बता दें भगवान को कपड़ों से मतलब नहीं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। सनातन धर्म को तोड़ने का नया विरोध हो रहा है। ड्रेस कोड लागू करने वाले विधर्मी हैं और ऐसा करने से बेटा बेटी दूसरे धर्म में चले जाते हैं। शिव कभी कपड़ों से प्रसन्न नहीं होते, एक बड़ी बात उन्होंने कही है। हमने हाल फिलहाल कई मंदिरों में देखा ड्रेस कोड को लेकर नोटिस जारी किया गया। इसी बीच भोपाल से ये बड़ी बात सामने आ रही है कि मंदिर में ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने ये बात कही। उनका कहना है कि जब हम आराधना करते हैं, जब हम पूजा करते हैं, जब हम भक्ति करते हैं, भगवान ने कोई ड्रेस कोड भक्तों के लिए लागू नहीं किया है। उन्होंने चाल चलकर हमारे सनातन धर्म वालों को कह दिया, तो लोगों ने ये कह दिया कि मंदिर जाना तो ये इस कपड़े को पहनकर मत जाना। अब बताओ, ईमानदारी से बोलना, भोलेनाथ तुम्हारा कपड़ा देखता है कि तुम्हारा कलेजा देखता है? शिव कपड़े से कभी प्रसन्न नहीं हो। अब फिर भी धर्मियों ने चाल चली कि कैसे भी नवयुवक लोगों को मंदिर जाने से रोकना है, तो एक काम करो, ऐसा कह दो कि मंदिर में प्रवेश करना तो ये वस्त्र पहनकर प्रवेश मत करना, तो जिससे नवयुवक बेटी मंदिर जाना धीरे धीरे कम कर देंगे। बूढ़े बूढ़े लोग ब्रह्मा जी का मंदिर दर्शन करने अंदर जाएंगे और जवान जवान बच्चे कह देंगे हम तो जीन्स पहने, हम तो टी शर्ट पहने, हम नहीं जा रहे, मम्मी तुम दर्शन करके आ जा। और ये बाहर बैठ के आराम से चाय पियेंगे, मंदिर के अंदर भी ये पाँव नहीं रखेंगे। तो बड़ी बात कही है उन्होंने और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।